Hello friend, myself is Mahendra Singh Ranawat. I am assistant professor in Biani Group of College, and today we will be discuss about Guillain Barre syndrome. Guillain Barre syndrome का नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा। Guillain Barre syndrome एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इसके नाम के अंत में आप देख रहे हैं गुलियन बेरियर सिंड्रोम। यहाँ पर जो सिंड्रोम जब आ जाता है तो सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, मतलब एक साथ में बहुत सारी बीमारियों का जब ग्रुप हो जाता है या डिसऑर्डर का ग्रुप हो जाता है उसको बोलते हैं अपन सिंड्रोम। तो गुलियन बेरियर सिंड्रोम जो है एक रेयर है वैसे तो, लेकिन जिसमें हो जाता है वो जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। अगर यूएसए की अपन बात करें तो 3000 to 6000 पर ईयर इसके केस देखने को मिलते हैं। ज्यादातर केस ऐसे हैं जो लगभग ठीक हो जाते हैं या रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें परमानेंटली नर्व डैमेज हो जाता है और वो रिकवर नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं गुलियन बेरियर सिंड्रोम। इंट्रोडक्शन की अगर इसकी बात करें तो इसको कई नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। गुलियन बेरियर सिंड्रोम के अलावा इसको बोलते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड एक्यूट इन्फ्लेमेटरी पॉलीन्यूरोपैथी और पॉलीरेडिकुलोन्यूराइटिस। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मतलब ये सडनली होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्यूट। अगर मान लो धीरे धीरे होता तो इसको बोलते हैं क्रोनिक, लेकिन ये सडनली होता है इसलिए एक्यूट इन्फ्लेमेटरी और पॉलीन्यूरोपैथी। पोली का मतलब होता है बहुत सारी, न्यूरो का मतलब होता है नर्व, और पैथी का मतलब होता है डैमेज होना या क्षतिग्रस्त होना, ठीक है ना। तो एक साथ में अचानक से बहुत सारी जो नर्व होती है उनमें इन्फ्लामेशन होता है और वो डैमेज होती है, ठीक है ना। तो मतलब एक साथ में बहुत सारी नर्व को ये क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। और इसको अगर दूसरा कहें तो पॉलीरेडिकुलोन्यूराइटिस, मतलब पोली का मतलब वही बहुत सारी, मतलब बहुवचन, पोली मतलब एक तरह से मैनी, ठीक है ना। रेडिकुलोन्यूराइटिस, यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूरॉन है उनका क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, नर्व्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, न्यूराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व्स। तो इसको पॉलीरेडिकुलोन्यूराइटिस भी बोलते हैं और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूरोपैथी, इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है ना। The syndrome named after the French physician Guillain Barre and Estrenil, मतलब जो फ्रेंच के जो फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी खोज की थी 1916 में, 1916 में। तो उनके नाम के आधार पर ही इनका क्या कर दिया गया, इस डिजीज कंडीशन का नाम रख दिया गया। कौन कौन थे, गुलियन बेरी एंड एस्ट्रेनिल, ठीक है ना। तो इनके आधार पर इसका क्या कर दिया गया, नाम लिख दिया गया, या फिर इस डिजीज कंडीशन का नाम उन्हीं फिजिशियन के आधार पर रखा गया है, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलते हैं गुलियन बेरियर सिंड्रोम, ठीक है ना। इट फर्स्टली डिस्क्राइब इन 1916 में ये पहली बार डिस्क्राइब की गई थी, ठीक है ना। तो इसे अपन एक तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ द गुलियन बेरियर सिंड्रोम मान सकते हैं। गुलियन बेरियर सिंड्रोम क्या है, जिसको किस किस नाम से जाना जाता है, पॉलीन्यूरोपैथी, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी और पॉलीन्यूरोपैथी। एक साथ में अचानक से बहुत सारी नर्व का डैमेज हो जाना या फिर उनका इन्फ्लामेशन हो जाना गुलियन बेरियर सिंड्रोम कहलाता है। फिजिशियंस के आधार जो भी फ्रेंच फिजिशियन थे गुलियन बेरी एंड एस्ट्रेनिल, उन्होंने इसकी खोज की, उन्होंने इसके बारे में बताया 1960 में पहली बार बताया, इसलिए से इसका नाम है जो उन्हीं फिजिशियन के आधार पर रख दिया गया। आगे बात करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गुलियन बेरियर सिंड्रोम। आखिरकार हम गुलियन बेरियर सिंड्रोम जो है कहेंगे किसे। डेफिनेशन की मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो गुलियन बेरियर सिंड्रोम इज एन एक्यूट रैपिड डिजीज विथ प्रोग्रेसिव असेंडिंग इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी ऑफ पेरिफेरल सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। आपको जैसे डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। क्या कहना चाह रहा है ये कि जो गुलियन बेरियर सिंड्रोम है वो एक्यूट और रैपिड डिजीज है, मतलब अचानक से होती है और बहुत तेजी के साथ में होती है, ठीक है ना। एक्यूट मतलब अचानक से सडनली, रैपिड मतलब बहुत गति के साथ में शरीर में आती है, बहुत तेजी के साथ में गति में आती है, विद प्रोग्रेसिंग मतलब जो प्रोग्रेस करती है तो बहुत तेजी के साथ में प्रोग्रेस करती है और अचानक से प्रोग्रेस करती है।
असेंडिंग इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग, मतलब क्या करती है ये, इन्फ्लामेशन कर देती है। जो असेंडिंग नर्व वगैरह होती है, डीमाइलिनेटिंग का मतलब होता है जो माइलिन है उसको कम कर देती है, ठीक है ना। पॉलीन्यूरोपैथी, पॉलीन्यूरोपैथी वही बात, पॉली का मतलब बहुत सारी, न्यूरॉन का मतलब नर्व्स, पैथी का मतलब डैमेज होना, मतलब बहुत सारी नर्व्स है उनका इन्फ्लामेशन कर देती है और क्या कर देती है, उनको डैमेज कर देती है। कौन से सिस्टम में, पेरिफेरल, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। कौन सी नर्व को, जो पेरिफेरल में पाई जाती है हमारे सेंसरी और मोटार नर्व, उनको क्या कर देती है, ये क्षतिग्रस्त कर देती है, ठीक है ना। तो अपन डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन इसका क्या हो गया कि जो गुलियन बेरियर सिंड्रोम है वो क्या है, एक एक्यूट और रैपिड डिजीज कंडीशन है, मतलब अचानक और तेजी के साथ में आती है, प्रोग्रेस करती है, और साथ ही साथ ये क्या कर देती है, जो सेंसरी और जो मोटार नर्व है उनका इन्फ्लामेशन कर देती है, साथ ही साथ उनको डैमेज भी कर देती है। जो नर्व है मोटार और सेंसरी उनको डैमेज कर देती है और इन्फ्लामेशन कर देती है। अब सेंसरी और मोटार कौन सी, पेरिफेरल वाली नर्व, जो पेरिफेरल वाली नर्व है उनको क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। सो दीज आर द डेफिनेशन, ठीक है ना। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो गुलियन बेरियर सिंड्रोम अचानक से एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज कंडीशन है, जो सेंसरी और मोटार नर्व, पेरिफेरल वाली सेंसरी और मोटार नर्व है उनका इन्फ्लेमेशन कर देती है और नर्व को डैमेज कर देती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, गुलियन बेरियर सिंड्रोम बोलते हैं। दीज आर द डेफिनेशन ऑफ गुलियन बेरियर सिंड्रोम। डेफिनेशन के बाद में अपन चर्चा करते हैं कि आखिरकार ऐसे कौन से कारण हैं या फिर ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनके कारण गुलियन बेरियर सिंड्रोम होने के अपन किसी पेशेंट में चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसकी बात करें अपन तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसके कोई भी जो एग्जैक्ट कोज है वो हमें मालूम नहीं है। कई सारी बीमारियां अपन नर्वस सिस्टम में ऐसी पढ़ते हैं जिनका ना तो पूरी तरह से अपन को कोज मालूम है कि किस वजह से हो रही है, या फिर ना हमको पूरी तरह से उसका ट्रीटमेंट मालूम है। एग्जैक्ट वी आर नॉट नाउ अबाउट द ट्रीटमेंट, उसका पूरी तरह से अपन इलाज भी नहीं कर सकते। कई बीमारी ऐसी है, ऐसी ही गुलियन बेरियर सिंड्रोम है। इसका एग्जैक्ट कोज की अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट कोज इसका हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर के आधार पर ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से गुलियन बेरियर सिंड्रोम हो सकता है। तो कोजेज एंड रिस्क फैक्टर में पहला जो है वो मैं यही कहूंगा कि इसका एग्जैक्ट कोज इज द अननोन। इसका एग्जैक्ट कोज हमें मालूम नहीं है कि इस बीमारी किस वजह से होती है, ठीक है ना। बट some types of the infection that is causes या risk factor of the गुलियन बेरियर सिंड्रोम। उन्हीं इन्फेक्शंस में अगर हम बात करें तो जो पहला इन्फेक्शन आ रहा है माइनर इन्फेक्शन, मतलब माइनर टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, चलते फिरते बॉडी में हो जाते हैं और पता ही नहीं लगता कि वो कब जाकर के गुलियन बेरियर सिंड्रोम जैसी घातक बीमारियों को शरीर में अंजाम दे देते हैं। ऐसा ही रिस्क फैक्टर में अगर हम बात करें तो माइनर इन्फेक्शन। अब माइनर इन्फेक्शन किस जगह के, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अगर माइनर इन्फेक्शन है। रेस्पिरेटरी में अगर हम बात करें तो लंग्स, फेफड़ों को इन्फेक्टेड करने वाले इन्फेक्शन है। ऐसे इन्फेक्शन जो कि जीआई ट्रैक्ट में हो रहे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हो रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसे इन्फेक्शन जो कि है माइनर टाइप के लेकिन ऐसी जगह पे है जैसे रेस्पिरेशन सिस्टम है, लंग्स को अफेक्ट कर दिया उन्होंने, तो ये भी एक रिस्क हो सकती है कि जिस पेशेंट में माइनर टाइप का इन्फेक्शन है लेकिन वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है या रेस्पिरेटरी सिस्टम के लंग्स वगैरह में है, तो वो कोज कर सकता है गुलियन बेरियर सिंड्रोम जैसी डिजीज कंडीशन, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारी नर्व अचानक से जो पेरिफेरल सिस्टम की सेंसरी और मोटर नर्व उनको डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। सो फर्स्ट रिस्क फैक्टर इज द माइनर इन्फेक्शन, देन सेकंड इज द माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। आप जानते हो न्यूमोनिया इज द डिजीज कंडीशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स को इफेक्ट करती है। और अपन ने यहाँ भी बता दिया है आपको कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये उसमें लंग्स मेनली इफेक्टेड जो हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको गुलियन बेरियर सिंड्रोम डिजीज कंडीशन हो सकती है। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया भी इट इज आल्सो रिस्क फैक्टर ऑफ द गुलियन बेरियर सिंड्रोम, ठीक है ना। उसके बाद में आती है वायरल इन्फेक्शन। कई वायरस ऐसे होते हैं जो गुलियन बेरियर सिंड्रोम जैसी बीमारियां कोज करते हैं, ठीक है ना। अगर उन वायरसों में अगर अपन बात करें तो जैसे आपने नाम सुना होगा HIV एड्स, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस,
ये क्या करता है, ह्यूमन की इम्यूनिटी के साथ में खिलवाड़ करता है, मानव की इम्यूनिटी को कम कर देता है। जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो कोई भी बीमारियां जो है होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एड्स का वायरस हो गया या फिर हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, ठीक है ना, हर्पस सिम्प्लेक्स जैसे वायरस या HIV एड्स के वायरस, ऐसे वायरल का अगर इन्फेक्शन है बॉडी में तो वो व्यक्ति को आगे चल करके क्या हो सकता है, गुलियन बेरियर सिंड्रोम होने के चांसेस है। इसलिए वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंशन भी बहुत जरूरी है। अगर वायरल इन्फेक्शन लंबे समय तक बॉडी में रहा तो गुलियन बेरियर सिंड्रोम की तरफ केस जा सकता है। एक होता है स्वाइन फ्लू वैक्सीनेशन। अब देखिए स्वाइन फ्लू जो बीमारी है वैसे देखा जाए तो वायरल के कारण होने वाली बीमारी है, ठीक है ना, लेकिन जो स्वाइन फ्लू का जब वैक्सीनेशन अपन किसी पेशेंट में लगाते हैं, वैसे तो स्वाइन फ्लू से प्रिवेंट करने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन आपने बहुत सी डिजीज कंडीशनों में ऐसा पढ़ा होगा या फिर आपने सुना होगा कि कई बीमारियां जो है, ये कई वैक्सीनेशन जो है ट्रीटमेंट करने के लिए लगाई थी, लेकिन वो ट्रीटमेंट ना होकर के उसकी वजह से क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्वाइन फ्लू वैक्सीनेशन अपन ट्रीटमेंट करने के लिए लगा रहे हैं, उसको स्वाइन फ्लू नहीं हो, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि जो इम्यूनिटी पावर है वो क्या करती है, स्वाइन फ्लू की वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं करती है और फिर वो कोई भी और डिजीज कंडीशन जो है कोज कर देती है, जैसे गुलियन बेरियर सिंड्रोम। इसलिए स्वाइन फ्लू वैक्सीनेशन भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर किसी पेशेंट में लगी है तो फिर उसको क्या हो सकता है, गुलियन बेरियर सिंड्रोम हो सकता है। आगे हम बात करते हैं अगले रिस्क फैक्टर की, जनरल सर्जरी एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। आपने सुना होगा जब किसी पेशेंट की सर्जरी की जाती है, ठीक है ना, तो एनेस्थीसिया लगाया जाता है। विदाउट एनेस्थीसिया अपन सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि सर्जरी में क्या किया जाता है, उसकी बॉडी के पार्ट्स में कट वगैरह लगाए जाते हैं, ओपनिंग करी जाती है। अगर आप विदाउट एनेस्थीसिया करोगे तो बहुत सारा पेन होगा जो कि सहन करने लायक ही नहीं होता, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, आपने सुना होगा एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। एनेस्थीसिया कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया। अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज का आप अगर ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो आप स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे, बट अगर आपको पूरे ही शरीर को बेहोश करना है तो आप जनरल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे। इसलिए कई सर्जरियां के कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना, कई सर्जरियों की वजह से, कई जनरल सर्जरियों की वजह से या फिर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की वजह से भी गुलियन बेरियर सिंड्रोम हो सकता है। अब यहाँ पर इनकी वजह से क्यों हो रहा है, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम नर्व के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है ना। भाई अपन क्या करते हैं, जब कोई भी सर्जरी करने वाले होते हैं तो अपन नर्व को ब्लॉक कर देते हैं ताकि जो पेन हो रहा है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचे और फिर हम आसानी से ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इसी कारण जो नर्व से जब आप छेड़खानी करते हो, जब आप सर्जरी में एनेस्थीसिया लगाते हो, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाते हो, तो आप क्या करते हो, नर्व के साथ में छेड़छाड़ करते हो। तो कभी कभार क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन के तौर पे आप उस नर्व के फंक्शन को कुछ समय के लिए, जब आप ऑपरेशन का प्रोसीजर कर रहे हैं उस टाइम के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है उसके कॉम्प्लिकेशन के चक्कर में वो क्या हो जाता है, परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है, ठीक है ना। ये परमानेंटली नर्व डैमेज हो जाती है, और जब आपकी नर्व जो परमानेंटली डैमेज हो गई या फिर उसके फंक्शन लॉस हो गए तो फिर वो गुलियन बेरियर सिंड्रोम की तरफ केस चला जाता है। सो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है गुलियन बेरियर सिंड्रोम के लिए। अगला जो रिस्क फैक्टर है वो है हॉट स्किन डिजीज। हॉट स्किन नाम की बीमारी होती है, डिजीज कंडीशन होती है जो कि कैंसर का ही रूप आप इसको मान सकते हैं। लेकिन वैसे हमारे शरीर में अगर लिम्फोसाइट की अगर आप बात करें तो लिम्फोसाइट क्या करती है, लिम्फोसाइट हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रदान करती है। लेकिन मान लो कि जो कैंसर जो होता है वो लिम्फोसाइट का ही हो जाए, ठीक है ना। जब लिम्फोसाइट्स का कैंसर हो जाए तो हमारी इम्यूनिटी को तो खराब करेगा ही, साथ ही साथ उस चीज की वजह से बहुत तकलीफ होने वाली है। उस डिजीज कंडीशन को बोलते हैं हॉट स्किन डिजीज। जब हॉट स्किन डिजीज हो जाती है किसी पेशेंट को या लिम्फोसाइट का कैंसर हो जाता है किसी पेशेंट को, तो उसमें भी गुलियन बेरियर सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये भी एक प्रकार का रिस्क फैक्टर है, ठीक है ना। तो अपन रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट कोज इसका अननोन है। जो लास्ट इसका रिस्क फैक्टर है वो है सर्टेन मेडिसिन, मतलब कई प्रकार की दवाइयां की वजह से भी। देखिए ये भी यहाँ की दवाई ही है, आप दवाई मान सकते हो। एनेस्थीसिया भी क्या है, एक प्रकार की मेडिसिन है जिसकी वजह से आप, हालांकि आप उसको किसी प्रोसीजर को अंजाम देने के लिए आप एनेस्थीसिया यूज कर रहे हो, लेकिन है तो वो दवाई ना।
और भी ऐसी मेडिसिन है जो किसी और चीज को ट्रीटमेंट करने के लिए आप कर रहे हैं, या फिर किसी और चीज को ट्रीटमेंट करने के लिए आप उसके बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, बट वो क्या कर देती है, कॉम्प्लिकेशन कर देती है, ठीक है ना। अब वो कॉम्प्लिकेशन के कारण गुलियन बेरियर सिंड्रोम हो जाता है। अब ऐसी कौन सी दवाएं हैं, जैसे थ्रोम्बोलाइटिन, मतलब ऐसी मेडिसिन जिनकी देख करके आप क्या कर सकते हो, थ्रोम्बस जो बॉडी में बन रहा है, क्लॉट जो बॉडी में बन रहा है, उनको तोड़ने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, उन मेडिसिन की वजह से या फिर इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन की वजह से, ऐसी दवाइयां जो हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, ठीक है ना, उन दवाइयों की वजह से भी गुलियन बेरियर सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, इसके कोजेज और रिस्क फैक्टर हो गए। एग्जैक्ट कोज इसका मालूम नहीं है, अननोन है, लेकिन माइनर इन्फेक्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का हो गया, या लंग्स का हो गया, निमोनिया वगैरह हो गया, वायरल इन्फेक्शन HIV एड्स जैसी, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस जैसे अगर इन्फेक्टेड है तो उनकी वजह से हो सकता है। स्वाइन फ्लू वैक्सीनेशन की वजह से हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन वैसे तो ट्रीटमेंट करने के लिए दी जा रही है, लेकिन उसका कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाए तो उस वजह से हो सकता है। जनरल सर्जरी में जो हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वगैरह एनेस्थीसिया यूज करते हैं, तो हम नर्व के फंक्शन से छेड़खानी करते हैं, इस वजह से भी हो सकता है। और हॉटस्किन डिजीज जो कि लिम्फोसाइट का एक कैंसर है, उसकी वजह से भी गुलियन बेरियर सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। और साथ ही साथ सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन, ऐसी दवाइयां जो कि शरीर के लिए किसी ट्रीटमेंट के लिए यूज करी जा रही है, लेकिन वो उनकी वजह से आगे चल करके GBS सिंड्रोम हो सकता है। एग्जांपल के लिए थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन हो गई, चाहे फिर वो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन हो गई जो इम्यूनिटी को सप्रेस कर रही है, ऐसी मेडिसिन भी आगे चल करके गुलियन बेरियर सिंड्रोम डेवलप कर सकती है। सो दीज आर द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द गुलियन बेरियर सिंड्रोम। गुलियन बेरियर सिंड्रोम के कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर पर चर्चा करने के बाद में हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि आखिरकार GBS जो है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन क्या है इसका। तो गुलियन बेरियर सिंड्रोम के अगर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट, 6 भागों में इसे बांटा गया है। पहला जो है इसका वो है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है ना। अब इसको शॉर्ट में अगर हम बात करें तो इसको किस नाम से भी जाना जाता है, AIDP, ठीक है ना, AIDP, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है ना। तो मतलब इसमें अगर हम बात करें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी में, तो इसके अंदर क्या होता है, ये ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है, ठीक है ना, मतलब शरीर की इम्यूनिटी के कारण ही डेवलप होता है। वैसे तो गुलियन बेरियर सिंड्रोम सारा जो है एक ही डिजीज कंडीशन है, लेकिन उसमें भी डिफरेंट टाइप्स बताए गए हैं, ठीक है ना। तो मतलब डिफरेंट टाइप में जो ऑटो इम्यूनो डिजीज कंडीशन के कारण हो रहा है या फिर ऑटो इम्यूनो रेस्पॉन्स के कारण अगर हो रहा है, तो उसे अपन बोलेंगे AIDP, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है ना। दूसरा जो आता है वो आता है मिलर फिशर सिंड्रोम, मिलर फिशर सिंड्रोम। अब इसको शॉर्ट में अगर हम बोले तो MFS से इसको बोल सकते हैं। इस वाले केस के अंदर क्या होता है कि जैसे पहले वाले में क्या इफेक्ट हो रहा था, वो किसकी वजह से हो रहा था, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। इसके अंदर क्या होता है, MFS के अंदर जो आई की जो नर्व है ज्यादातर वो अफेक्ट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं, इसमें क्या देखने को मिलता है, ऑप्थेल्मोप्लेसिया, ठीक है ना। इसके अंदर जो होता है जो anti-GQ1B एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है इस डिजीज कंडीशन के अंदर। जो सेकंड टाइप्स है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, anti-GQ1B एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट होता है, और ज्यादातर आई वाली नर्व को अफेक्ट करता है, इसमें ऑप्थेल्मोप्लेसिया की कंडीशन देखने को मिलती है। इट इज द सेकंड टाइप्स या सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ द गुलियन बेरियर सिंड्रोम। जो तीसरा आता है वो आता है एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, ठीक है ना। अब ये क्या होता है कि एक्यूट मोटर एक्सोनल एंड न्यूरोपैथी, इसको शॉर्ट में अगर हम बोले तो AMSAN के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो नर्व का एक्सोनल पार्ट होता है, नर्व का एक्सोनल वाला जो पार्ट होता है वो सीवियर फॉर्म में डैमेज होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया गया कि एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, ठीक है ना, AMSAN। इसमें क्या होगा, इसमें एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी में क्या होगा, जो
मतलब एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल जो न्यूरोपैथी है एमसेन, उसमें सीवियर एक्सोनल डैमेज होगा, ठीक है ना, सीवियर एक्सोनल डैमेज होगा। लेकिन जो तीसरा वाला ये ऊपर रह गया था एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी अमन, इसमें एंटी GD1 भी प्रेजेंट होगा, एंटी GD1 जैसे उसमें पहले वाले में कौन सा प्रेजेंट था, GQ1B एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी है जो प्रेजेंट होते हैं इन टाइप्स के अंदर। ऐसा ही तीसरे वाले में हो गया कौन सा, एंटी GD1A, उसमें GQ1V, ठीक है ना। और एमसेन में एक्सोनल न्यूरोपैथी है, इसलिए इसमें सीवियर एक्सोनल डैमेज होएगा, ठीक है ना। जो इसका चौथा प्रकार आता है वो आता है, पांचों प्रकार क्या आता है इसका, एक्यूट पेना यूटोनोमिक न्यूरोपैथी, ठीक है ना। अब जो ये इस वाला पांचवा वाला जो आता है एक्यूट पेना यूटोनोमिक न्यूरोपैथी, इसके अंदर क्या होता है, वैसे तो इसमें जो है बहुत, ये वाला जो टाइप है बहुत रेयर देखने को मिलता है, मतलब इतने ज्यादा कॉमन केस इसके मिलते नहीं है। अभी 6 प्रकार है। गुलियन-बेरियर सिंड्रोम खुद ही बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। तो गुलियन-बेरियर सिंड्रोम में जो ये पांचों वाला टाइप है ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जिसमें देखने को मिलता है उसमें डेथ के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है ना। वैसे तो ये रेयर है, लेकिन जिसमें देखने को मिलता है उसकी डेथ होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। अब उसमें डेथ होने के चांसेस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको भी ये अफेक्ट करता है, इसलिए इसमें डेथ होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही खतरनाक है पांचों वाला, वैसे रेयर है पर जिसको होता है वहां खतरनाक है। जो अंतिम 6 इसका टाइप आता है वो आता है विकर स्टाफ ब्रेन स्टिंग एनसेफेलाइटिस। अब देखो यहाँ पे इसके लास्ट में क्या जोड़ रहे हैं, एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस अपन ने पहले आपने पढ़ा होगा क्या था, ब्रेन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनसेफेलाइटिस जुड़ गया तो मतलब ये जो BBE है ये क्या अफेक्ट कर रहा है, ब्रेन वाले पार्टों को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये किसको अफेक्ट कर रहा है, ब्रेन वाले पार्ट को। पांचों वाला किसमें सम्मिलित कर रहा था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, ठीक है ना। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ गुलियन-बेरियर सिंड्रोम। वैसे गुलियन-बेरियर सिंड्रोम जो है वो खुद ही एक रेयर डिजीज है, लेकिन उसमें भी अलग अलग प्रकार बांटे गए हैं। जो खतरनाक वाला है, जो ज्यादातर रेयर मिलता है लेकिन डेथ इसमें होने के चांसेस होते हैं, वो एक्यूट पेनाटोनोमिक न्यूरोपैथी है, जो कि रेयर है बट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसलिए इसमें डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जो विकर BBE है वो ब्रेन के साथ में ज्यादा छेड़खानी करता है, ब्रेन वाले पार्टों में इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी इनमें GD1A और इसमें GQ1B बॉडी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वाला जो है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी जो है वो किसके कारण हो रहा है, ऑटो इम्यूनो डिजीज कंडीशन के कारण हो रहा है, ठीक है ना। इस वाले में एक्सोनल नर्व जो है वो ज्यादा डैमेज होता है, सीवियर डैमेज होता है, ठीक है ना। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द गुलियन-बेरियर सिंड्रोम। क्लासिफिकेशन के बाद में हम बात करते हैं कि हाउ इट डेवलप, ठीक है ना, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द गुलियन-बेरियर सिंड्रोम। गुलियन-बेरियर सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि एग्जैक्ट कोज इसका मालूम हमें नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट कोज ना मालूम होने की वजह से ड्यू टू एनी एटियोलॉजी, मतलब किसी भी कारण की वजह से, जितने अपने रिस्क फैक्टर थे उनमें किसी भी कारण की वजह से इम्यूनो रेस्पॉन्स डायरेक्टेड अगेंस्ट द कैप्सुलर कंपोनेंट प्रोड्यूस एंटीबॉडी दैट क्रॉस रिएक्ट विथ माइलिन, ठीक है ना। जैसे ही किसी भी कारण की वजह से जब कुछ होएगा तो हमारी इम्यूनिटी रेस्पॉन्स दिखाएगी। अब जो इम्यूनिटी का जो रेस्पॉन्स है वो कैसा हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैप्सुलर कंपोनेंट प्रोड्यूस हो जाएगा जब इम्यूनिटी का पावर अगेंस्ट हो जाएगा। ऑटो इम्यूनो में जैसे इम्यूनिटी का पावर अगेंस्ट हो गया तो फिर कैप्सुलर कंपोनेंट प्रोड्यूस होगा जो एंटीबॉडी बना लेगा। अब वो एंटीबॉडी बन जाने की वजह से वो क्या होएगा, माइलिन के साथ में क्रॉस रिएक्ट करेगा। जो माइलिन होती है उसके भाई इसमें डीमाइलिनेटिंग बहुत बार देखने को मिल रहा है। डीमाइलिनेटिंग मतलब माइलिन के साथ में अच्छा नहीं हो रहा है, माइलिन के साथ में गलत हो रहा है, तो माइलिन के साथ में क्या करेगा, क्रॉस रिएक्ट करेगा। जब वो क्रॉस रिएक्ट करेगा देन लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस सर्कुलेट इन द ब्लड इवेंचुअली फाइंड माइलिन। जो हमारा ब्लड है उसमें जो लिम्फोसाइट है और जो मैक्रोफेजेज है
मैक्रोफेजेज भी एक तरह से इम्यूनिटी का काम करती है, ठीक है। मतलब क्या करती है, जो बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल आते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करने का, खाने का काम करती है। तो लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेज सर्कुलेट इन द ब्लड इवेंचुअली फाइंड माइलिन। जैसे ही लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेज जब ब्लड में घूमेगी तो फिर वो क्या होगा, उनको क्या मिलेगी, वहां पे माइलिन मिलेगी, क्योंकि माइलिन के साथ में ऊपर क्या हो रहा था, क्रॉस रिएक्शन हो रहा था, ठीक है ना। अब जैसे ही ब्लड में उसको माइलिन मिली, देन उसके बाद में क्या होगा, lymphocytic infiltration of spinal root and peripheral nerve followed by macrophages mediated multifocal stopping myelin and axonal damage। जो माइलिन थी वो लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होकर के कहां पहुंच गई, स्पाइनल रूट में और पेरिफेरल नर्व में, ठीक है ना, वहां फॉलोड बाय मैक्रोफेजेस। अब क्या हो जाएगा, वही लिम्फोसाइट वगैरह वहां जो थी वो क्या करेगी, मैक्रोफेजेस वाली कंडीशन को फॉलो करेगी एंड मल्टीफोकल स्ट्रिपिंग माइलिन एंड एक्सोनल डैमेज। बहुत सारे मल्टीफोकल स्ट्रिपिंग उसमें हो जाएंगे। उसके बाद में क्या हो जाएगा, माइलिन और एक्सोनल जो नर्व का पार्ट होता है वो क्या हो जाएगा, डैमेज होने लग जाएगा। जैसे ही माइलिन और एक्सोनल डैमेज होएगा उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, डिफेक्ट इन द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्सेस विद इवेंचुअली कंडक्शन ब्लॉक। माइलिन और क्या हो गया, एक्सोनल जब नर्व का डैमेज हो गया तो उस कंडीशन के कारण डिफेक्ट देखने को मिलेगा अपन को। डिफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, जो इलेक्ट्रिकल हमारी जो नर्व होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स डिस्चार्ज करती है, और जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स डिस्चार्ज करती है उसी के थ्रू हमारा सेंसेशन वगैरह होता है। तो यहां पर क्या होएगा, उसमें उस कंडीशन में एक्सोनल और माइलिन डैमेज होने की वजह से डिफेक्ट इन द इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्सेस इवेंचुअली कंडक्शन ब्लॉक। जो कंडक्शन सिस्टम हमारा चल रहा था वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। क्यों ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो क्या हो जाए, डिफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है। देन सेंसरी चेंजेस, पैरास्थेसिस, प्रोग्रेसिव वीकनेस। जैसे ही वहां पर माइलिन और एक्सोनल डैमेज हुए, माइलिन और एक्सोनल डैमेज होने की वजह से डिफेक्ट आ गया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स डिस्चार्ज जो हो रहा था उस कंडक्शन सिस्टम ब्लॉक हो गया। जब कंडक्शन सिस्टम ब्लॉक हो गया तो सेंसरी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक कंडीशन होती है पैरास्थेसिस, ये देखने को मिल सकती है, और धीरे धीरे वो नर्व या तो वीक हो जाएगी या उसके फंक्शन पूरी तरह से लॉस हो जाएंगे। जब वो नर्व का फंक्शन लॉस हो जाएंगे या वीक हो जाएंगे, जब नर्व के फंक्शन लॉस हो जाते हैं, नर्व डैमेज हो जाती है, या फिर वो कंडीशन देखने को मिलती है पॉलीन्यूरोपैथी, उसी को अपन क्या बोलते हैं फिर लास्ट में जाकर के गुलियन बेरियर सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये गुलियन बेरियर सिंड्रोम वाली कंडीशन जो है अराइज हुई, ठीक है ना। ये क्या था, पैथोफिजियोलॉजी। कैसे स्टार्ट हुई, ड्यू टू एनी इटियोलॉजी, किसी भी कारण से हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। लेकिन रिएक्ट कैसे करता है, अगेंस्ट द कैप्सुलर कंपोनेंट प्रोड्यूस, क्या कर लेता है, रिएक्ट करके अगेंस्ट वाले कैप्सुलर जो है एंटीबॉडी बना लेता है। जो वो एंटीबॉडी बनाता है वो क्या करते हैं, क्रॉस रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, माइलिन के साथ में। जब लिम्फोसाइट में और मैक्रोफेजेज में सर्कुलेट होकर के ब्लड में पहुंच जाते हैं और वो क्या कर लेते हैं, माइलिन से इवेंचुअली फाइंड कर लेते हैं। देन लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होकर के स्पाइनल रूट में और पेरिफेरल नर्व में इन मैक्रोफेजेज की कंडीशन हो जाती है। देन माइलिन और एक्सोनल को डैमेज कर देते हैं। जब माइलिन और एक्सोनल डैमेज होता है उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जो कंडक्शन सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है। जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स का कंडक्शन सिस्टम जब ब्लॉक होएगा तो फिर जो फंक्शन हो रहे थे, कौन से फंक्शन हो रहे थे, सेंसरी वाले फंक्शन हो रहे थे, वो सेंसरी वाले फंक्शंस में चेंजेस देखने को मिलेगा और धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली क्या होएगा, वीकनेस आ जाएगी। किसमें, नर्व के फंक्शन में। क्यों आ जाएगी, क्योंकि कंडक्शन सिस्टम ब्लॉक हो गया है और एक्सोनल वाला पार्ट है जो डैमेज हो गया है। जब नर्व के फंक्शन में वीकनेस आ जाएगी या फिर नर्व डैमेज हो जाएगी, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं लास्ट में, गुलियन बेरियर सिंड्रोम, ठीक है ना। सो दीज आर द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द गुलियन बेरियर सिंड्रोम। इस प्रकार से ये डेवलप होएगा, ठीक है ना। गुलियन बेरियर सिंड्रोम के पैथोफिजियोलॉजी पर चर्चा करने के बाद में आगे बात करते हैं हम इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, कि गुलियन बेरियर सिंड्रोम में ऐसे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जो उस पेशेंट में देखने को मिलेंगे। अपन ने क्लासिफिकेशन में 6 टाइप्स पढ़े थे।
तो डिफरेंट डिफरेंट में डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो देखने को मिल रही थी या फिर अफेक्ट हो रही थी। तो इसमें जो कॉमनली अगर अपन बात करें तो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें पेन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पेन। पेन भी कौन से वाले रीजन में? लो बैक वाले, ठीक है ना। ज्यादातर कहां पे दर्द होएगा उस पेशेंट के? लो बैक वाले रीजन में। लो बैक वाले मतलब जो बॉडी भरा है उसके लंबर वाले रीजन में पेन होएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है? प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस, मतलब धीरे 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 उसकी जो मसल्स है उनमें क्या देखने को मिलेगा? वीकनेस देखने को मिलेगी। जैसे कि वो पहले उसकी मसल्स की साइज अच्छी थी, अब धीरे 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 उसकी साइज जो है कम होने लग गई है, ठीक है ना। अब ऐसी कौन सी जगह जहां पे मसल वीकनेस देखने को मिलेगा? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है धीरे धीरे और ज्यादा हाई लेवल पे वीकनेस होती जा रही है, ठीक है ना। तो जैसे लेग्स हुए, आर्म हुए और फेस हुए, मतलब ज्यादातर जो कहां पे देखने को मिलेगा? या तो उसकी लेग्स में या फिर उसकी आर्म्स में, देन उसके फेस पे जो मसल्स है उनमें धीरे धीरे वीकनेस देखने को मिलेगा। ये दूसरा उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया। तीसरे की अगर हम बात करें, डिमिनिश्ड रिफ्लेक्स लोअर एक्सट्रीमिटीज। जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है, जो लेग्स है, उनमें जो रिफ्लेक्स होता है वो धीरे धीरे डिमिनिश्ड, कम होता जाएगा, ठीक है ना। पहले जितना उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज में रिफ्लेक्स था वो उतना ना रह करके वो रिफ्लेक्स है वो धीरे धीरे बिलो डिमिनिश्ड होता जाएगा, कम होता जाएगा। और क्या देखने को मिल रहा है? टिंगलिंग एंड प्रिकली सेंसेशन, मतलब उसको ऐसे लगेगा कि जैसे उसकी बॉडी में क्या हो रहा है? टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है या फिर प्रिकली, ऐसे लगता है जैसे अपन ब्लड टेस्ट करते हैं और जब स्लाइड पे सैंपल लेते हैं अपन, जैसे मलेरिया की जांच के लिए, तो प्रिक करते हैं ना जब कुछ चुभता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही प्रिकली या टिंगलिंग सेंसेशन उसकी बॉडी में देखने को मिल सकता है। देन उसका जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है उसका, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल हो सकता है और साथ ही साथ एबनॉर्मल कौन सा? कम होता जाएगा, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। देन क्रैम्प लाइक, उसमें क्रैम्प लाइक पेन देखने को मिल सकता है। यहां पे लो बैक पेन देखने को मिल रहा था, लेकिन वहां पे क्रैम्प लाइक भी पेन उसकी बॉडी में, उसकी मसल्स में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ पाल्पिटेशन, उसको मतलब अपने ही दिल की धड़कन खुद ब खुद फील हो जाएगी, ठीक है ना। आपको ऐसे आपके दिल की धड़कन थोड़ी ना फील हो रही है, ठीक है ना। जब अपन चेक करते हैं, जब अपन पल्स की जो पल्स असिस्ट करने के जो जगह है, साइट है, वहां पे अपन जब असिस्ट करते हैं, जब जाके हमें हमारी पल्स फील होती है। हाँ, एक अलग बात है जब आप दौड़ के आते हैं तेज गति से या फिर दौड़ करके आप जब रुकते हैं तो जब भी आपको फील होती है। लेकिन इस वाले पेशेंट में नॉर्मली ना वो दौड़ा है, ना वो अपनी साइड पे हाथ लगा रहा है जहां पे पल्स फील करते हैं, वहां पे हाथ भी नहीं लगा रहा है वो, लेकिन उसको अपने आप ही क्या देखने को मिलेगा? पाल्पिटेशन, उसको अपने आप ही अपने दिल की, अपने हार्ट की जो धड़कन है वो महसूस होने लग जाएगी, उसको बोलते हैं पाल्पिटेशन। हार्ट रेट में चेंजेस हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे बीपी भी उसका क्या हो रहा है? गिरता जा रहा है, बीपी कम हो रहा है। तो हार्ट रेट में भी, चाहे वो ब्रेडिकार्डिया हो चाहे वो टेकिकार्डिया हो, पेशेंट में देखने को मिल सकता है। स्वेटिंग एबनॉर्मलिटी हो सकती है उस पेशेंट को, हो सकता है उसके पसीना जो है ज्यादा आ रहा हो या फिर कम आ रहा हो, एबनॉर्मलिटी हो सकती है। और बाकी तो डिफिकल्टी हो सकती है उसको किस किस चीज में? बोलने में डिफिकल्टी हो सकती है या फिर किसी चीज को चबाने में, चेविंग में डिफिकल्टी हो सकती है, स्वेलोइंग करने में, निगलने में भी दिक्कत हो सकती है उस पेशेंट को। सो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द गुलियन बेरियर सिंड्रोम वाले पेशेंट के, ठीक है ना। उसमें पेन देखने को मिलेगा, पेन भी लोअर जो बैक है उसमें देखने को मिलेगा। उसकी वीकनेस, मसल्स में वीकनेस की वजह से क्या होने को देखने को मिलेगा? उसके जो लेग, आर्म और फेस वाली जो मसल्स है वो वीक हो जाएगी। टिंगलिंग सेंसेशन, स्वेटिंग डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है, बोलने में और चेविंग, स्वेलोइंग करने में उसको दिक्कत हो सकती है। ब्लड प्रेशर उसका गिर सकता है, दिल की धड़कन जो है एबनॉर्मल, कभी तेज कभी ज्यादा हो सकती है। पाल्पिटेशन उसमें देखने को मिल सकता है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए बेरियर सिंड्रोम के, गुलियन बेरियर सिंड्रोम के। आगे हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन दैट आर डूइंग ड्यूरिंग द गुलियन बेरियर सिंड्रोम। जब जीबीएस का केस आपको देखने को मिल रहा है
तो फिर उस केस में आप कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। तो फर्स्टली तो अपन कौन सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फर्स्टली वी आर कलेक्ट द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको जानना है, पेशेंट के बारे में कि उसको डिजीज कंडीशन कैसे हुई, कब से हो रही है, क्या क्या दिक्कत है, कौन सी जगह पे दिक्कत है, ठीक है ना। तो कलेक्ट द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। देन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसकी पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन करना है, बट जो न्यूरोलॉजिकल, क्योंकि ये डिजीज कंडीशन का ही है, नर्वस सिस्टम की है, तो उसको न्यूरोलॉजिकल फंक्शन आप ज्यादा असिस्ट करोगे इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में। तो हिस्ट्री कलेक्ट करोगे और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे। देन नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट ये क्यों कर रहे हैं, आपने पैथोफिजियोलॉजी में आपको मैंने बताया था कंडक्शन ब्लॉक हो रहा है, ठीक है ना। तो उस कंडक्शन सिस्टम को क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे इस टेस्ट के द्वारा नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, मतलब जो नर्व है वो कितनी मात्रा में फंक्शन कर पा रही है, कैसे फंक्शन कर पा रही है, उस नर्व के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में आता है ईसीजी। अपन ने एक टाइप पढ़ा था गुलेन-बेरियर सिंड्रोम का, जिसमें वैसे तो वो बहुत रेयर देखने को मिल रहा था, लेकिन वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहा था। इसीलिए अपन में इस केस में ईसीजी भी कर सकते हैं। ईसीजी बोले तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये क्यों कर रहे हैं, वी आर असिस्ट द फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसलिए अपन ईसीजी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देन सीएसएफ सैंपल कलेक्ट करके लंबर पंक्चर के द्वारा, लंबर पंक्चर जानते हो, पेशेंट को सी से पोजीशन दे करके उसके L3 और L5 के बीच में से क्या करते हैं आप, कलेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से सीएसएफ। देन उस सीएसएफ का कल्चर करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कल्चर करना, ठीक है ना। वो भी ब्रेन के फंक्शन असिस्ट करने के लिए आप कर सकते हैं। अगला जो इन्वेस्टिगेशन आता है वो आता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। मसल्स की एक्टिविटी को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी इस पेशेंट में कर सकते हैं। देन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मतलब रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी, ठीक है ना, मतलब रेस्पिरेशन सिस्टम के फंक्शन जो है नॉर्मली चल रहे हैं या उनमें कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है, उसको असिस्ट करने के लिए अपन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को क्या देखने को मिला था, इसमें न्यूरोमस्कुलर रेस्पिरेटरी कोलैप्स वाली कंडीशन भी इसमें देखने को मिल सकती है। इसलिए वो कंडीशन ना मिले, अगर मिलेगी आगे होएगी तो उससे पहले कुछ सिम्टम तो देखने को मिलेंगे ना, उन सिम्टम्स को असिस्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो ये सारी क्या हो गई इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द गुलेन-बेरियर सिंड्रोम, ठीक है ना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद में अपन बात करते हैं व्हाट इज द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द गुलेन-बेरियर सिंड्रोम। वैसे देखा जाए तो मैंने आपको कोजेज और रिस्क फैक्टर में बताया था कि इसका एग्जैक्ट कोज हमें मालूम नहीं है, लेकिन जैसे एग्जैक्ट कोज मालूम नहीं है वैसे रिस्क फैक्टर के आधार पर हमने आइडिया लगा लिया था। वैसे ही इसका मेडिकल मैनेजमेंट अगर हम देखें तो एग्जैक्ट क्यूरेबल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह पेशेंट को ठीक कर पाए। लेकिन कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके माध्यम से अपन पेशेंट के थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं उस गुलेन-बेरियर सिंड्रोम वाली डिजीज को। सबसे पहले तो इसमें सीवियर सिम्टम देखने को मिलते हैं, इसलिए आप पेशेंट को घर नहीं रख सकते, उसे ट्रीटमेंट करने के लिए उसे हॉस्पिटलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं जो घर पे से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपने पेशेंट को घर पे रखा तो उसकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना जरूरी है, मेनली इन द कंडीशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर रेस्पिरेटरी कोलैप्स, ठीक है ना। उस वाली कंडीशन में आप क्या करेंगे, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे। हॉस्पिटलाइज क्यों करेंगे, ताकि उसको वेंटिलेटर पे रख करके उसका रेस्पिरेशन जो है वो कंटिन्यू किया जा सके। दूसरा अपन क्या करते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस एक थेरेपी होती है, आप ऐसे मान लीजिए, जिसके कंडीशन के अपन क्या करते हैं, जो उसकी बॉडी का ब्लड है, किसके, पेशेंट की बॉडी का जो ब्लड है, उस ब्लड को अपन क्या करते हैं, पूरे ब्लड को मशीन के थ्रू फिल्टर करके और उसमें फिर अपन क्या करते हैं, न्यू प्लाज्मा मिला करके वापस उसकी बॉडी में छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। पेशेंट का ब्लड मशीन में आया,
मशीन में से न्यू प्लाज्मा उस ब्लड में मिली, देन उस न्यू प्लाज्मा के साथ में ब्लड को वापस पेशेंट की बॉडी में एंटर कर दिया, उसको बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस थेरेपी। तो ये वाला ट्रीटमेंट भी अपन पेशेंट पे कर सकते हैं। देन हाई डोज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसको अपन क्या करेंगे, ज्यादा मात्रा में इंट्रावीनसली पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, ठीक है ना, इसको ट्रीट करने के लिए, गुलियन बेरियर सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए। और मान लो पेशेंट का जो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर रेस्पिरेटरी कोलैप्स होने के चांसेस हैं, तो उसका रेस्पिरेशन जो है बंद नहीं हो, उसकी वजह से उस पेशेंट की डेथ नहीं हो, इसलिए अपन उसको क्या करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो अपने पास में वेंटिलेटर होता है हॉस्पिटल में, उस वेंटिलेटर पे आप उस पेशेंट को रख देंगे ताकि उसका रेस्पिरेशन कंटिन्यू होता रहे और पेशेंट की डेथ ना हो, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में बना रहे, तो आप उसको वेंटिलेटर में रख सकते हैं। अगला क्या कर सकते हैं, उसके पेन हो रहा है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अपन ने पढ़ा था क्या, पेन इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड क्रैम्प लाइक पेन, बीपी भी उसका गिर रहा है, बीपी को मेंटेन करने के लिए भी आपको मेडिसिन देनी पड़ सकती है, ठीक है ना। और जो उसका पेन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर रहे हो, NSAID, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आप देंगे पेशेंट को ताकि उसका जो पेन है वो कंट्रोल हो जाए। और आप गाबा प्रोटीन भी उसको दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, कार्बामेजापाइन, कार्बामेजापाइन उसको सीजर्स वगैरह ऐसी चीजें नहीं आए इस कंडीशन को देखने के लिए कार्बामेजापाइन दे सकते हैं। नार्कोटिक एनाल्जेसिक, जब दर्द जो है ज्यादा सीवियर हो रहा है उस कंडीशन में आप उसको क्या कर सकते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं। तो अपन वैसे देखा जाए तो उसका ट्रीटमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी उसका ट्रीटमेंट अपन करने के लिए ये प्लाज्माफेरेसिस, हाई डोज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन और बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो ये था मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द गुलियन बेरियर सिंड्रोम। ये मैनेजमेंट आपको गुलियन बेरियर सिंड्रोम के पेशेंट में करना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो NSAID से, जब नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग से जब फर्क नहीं पड़ रहा है, दर्द नहीं रुक रहा है, तो आप नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी आप उस पेशेंट में दे सकते हैं। सो दीज आर द गुलियन बेरियर सिंड्रोम। थैंक यू, लाइक एंड शेयर करते रहें।